हेलो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, बहुत टाइम लगता है बनाने में। धन्यवाद। एपिसोड 191 गया है और ना ही कोई जा सकता है। बस मैं तुम्हें ये सलाह दे रही हूँ कि तुम कम से कम दी का इज्जत का मान रखने के लिए नीचे चलो। बाद की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी सिर्फ नीचे चलना है। सारा उसकी बातों को समझते हुए मायूस चेहरे से हाँ में भर देती है और तैयार होकर नीचे चली जाती है। सारा बिना नजरें उठाए चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसे इस तरह बैठे हुए देखकर अंबिका को हंसी आ जाती है, पर वह फिलहाल हंसती नहीं है। तभी अंबिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान आ जाती है। सिद्धांत के दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है? अंबिका ने सारा के लिए किसे चुना था? क्या सारा अंबिका के फैसले को मान लेगी या विद्रोह कर देगी? अंबिका के मोबाइल पर कौन सा मैसेज आया जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग ही बदल गया? एपिसोड 192 आई लव यू बेबी डॉल। ये कहते हुए उसके कंधे को पकड़कर मिरर के सामने बिठाकर धीरे धीरे उसके चेहरे को साफ करने लगती है और कहती है, अंबिका दी के फैसले के खिलाफ इस घर में आज तक न कोई गया है और न ही कोई जा सकता है। बस मैं तुम्हें ये सलाह दे रही हूँ कि तुम कम से कम दी का इज्जत का मान रखने के लिए नीचे चलो। बात की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी सिर्फ नीचे चलना है। सारा उसकी बातों को समझते हुए मायूस चेहरे से हाँ में भर देती है और तैयार होकर नीचे चली जाती है। सारा बिना नजरें उठाए चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसे इस तरह बैठे हुए देखकर अंबिका को हंसी आ जाती है, पर वह फिलहाल हंसती नहीं है। तभी अंबिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान आ जाती है। अंबिका सारा को ऑर्डर देने के लहजे में कहती है, गुड़िया जाकर इसे अपना कमरा दिखाओ। सारा का तो बिल्कुल भी मन नहीं था उसके साथ कहीं भी जाने का, लेकिन अपनी बड़ी बहन अंबिका का बात भी टालने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसीलिए बेमन से उठकर चली जाती है। लड़के को भी अपने साथ चलने का इशारा करती है। सारा 4 रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। वह लड़का भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और रूम को देखने लगता है। सारा के कमरे में इंटीरियर डिजाइन एकदम हटके था। उसके कमरे का रंग हल्के नीले और गुलाबी रंग का था। सामान सही तरीके से और सही ढंग से रखा हुआ था। उसका कमरा देखकर ही मालूम चल रहा था कि कमरे के सजावट के जितने भी सामान हैं काफी एक्सपेंसिव थे। थोड़ी देर के बाद अंबिका के मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसके दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। वह मोबाइल अपने पॉकेट में रख लेती है और सारा का आने का वेट करने लगती है। सारा कमरे के बीचों बीच नजरें झुकाकर खड़ी रहती है। सारा को देखकर वह लड़का अपने मन में कहता है, कैसी लड़की है, इसने मुझे एक बार भी देखा तक नहीं, इसे मैं अब बताता हूँ। वह लड़का धीरे से आगे बढ़कर सर को पीछे से गले लगा लेता है। सारा को जब एहसास होता है कि वह उसे टच किया है तो सारा का गुस्सा आ जाता है और गुस्से में पलटकर उसे धक्का मार देती है। वह लड़का सारा का धक्का मारने से संभल नहीं पाता है और नीचे फर्श पर गिर जाता है। उसे कहने के लिए अपनी उंगली का पॉइंट उस लड़के की तरफ करके गुस्से में दांत पीसते हुए उसे देख रही थी। जैसे ही सारा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है, उस लड़के के हाथों से खून बहने लगा था, क्योंकि सर्वेंट ने जल्दी में कमरा साफ करने के चक्कर में कांच का टुकड़ा वही छूट गया था, जिसके कारण कांच का टुकड़ा उस लड़के के हाथ में चुभ गया था। उसके हाथों में बहते खून को देखकर सारा को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगता है और जाकर उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लेती है और दौड़ के जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसका इलाज करने लगती है। उसके हाथों से कांच का टुकड़ा बड़े ही आस्ते और संभाल के निकालती है। उसे इस तरह निकालते देखकर वह लड़का कहता है, अभी तो गुस्से में धक्का मार दी, अब उतने ही प्यार से निकाल रही हो। सारा गुस्से में कहती है, कौन कहा था नहीं बताने को, मैं आपसे नाराज बहुत हूँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आने वाले हैं। सारा के गाल को प्यार से अपने दूसरे हाथों से छूटे हुए कहता है, अगर बता देता तो तुम्हारा ये चेहरा देखने को कैसे मिलता। उसके हाथों से सीसा का टुकड़ा निकाल कर पट्टी कर देती है और फिर उस लड़के को गले से लगा लेती है और धीरे से कहती है, रियांश तुमने बताया क्यों नहीं। रियांश भी सारा को गले लगाते हुए कहता, तुमने एक बार भी मुझे देखा तक नहीं, मुझे लगा। इतना कहने के बाद वह चुप होकर धीरे से उसकी गर्दन से अपने सर को निकालकर उसे देखते हुए कहती है, इसका मतलब अंबिका दी को पता है। रियांश उसकी आंखों में देखकर अपने सर को हाँ में हिला देता है। पर कैसे? रियांश सारा के चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहता है, याद है उस रात कैफे में कोई तुम्हें बेहोश करके लेकर जा रहा था। सारा याद करते हुए कहती है, हाँ मुझे याद आया। तो उसका क्या? रियांश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप किया तभी मुझे अंबिका का कॉल आया था और उसे ये से पहले से पता था, तो मैं भी उनसे कुछ भी नहीं छुपाया और मैंने सारी बात बता दी।
सारा गुस्से में अपनी छोटी आंखें कर रियांश को देखते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर मारना शुरू कर देती है। रियांश खुद को बचाते हुए कहता है, अरे बाबा, मैं तो मर ही जाऊंगा, ये क्या कर रही है? मैंने क्या किया जो तुम मुझे मार रही हो? सारा उसे मारते हुए कहती है, मेरा सोच सोच कर जान निकल जा रहा है, पता नहीं दी मेरा शादी किसके साथ करने वाली है। तुम हो कि मजे ले रहे थे? इतना कहने के बाद सारा रियांश का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी आंखों में देखकर जुनूनियत भरे अंदाज में कहती है, उसे कुछ मिनट में मैंने 1000 मौत मेरी हूं, तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे इतना दर्द दे रहा था, तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हें किस हद तक चाहने लगी हूँ। मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करने लगी हूँ। रियांश उसके चेहरे को हथेलियां में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें इस कदर चाहने लगा हूं कि जुबान से बताना मुश्किल है, बस इसे एहसास करना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूं। रियांश उसके होठों पर अपने होंठ रंग देता है, बड़ी ही शिद्दत से उसे चूमना लगता है। उसे इस तरह किस कर रहा था जैसे उसे बता रहा था कि मैं तुम्हें किस हद तक चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद उसके होठों को छोड़ता है, उसके सर को अपने सर से जोड़ लेता है और जोर से सांस लेते हुए उसे देखते हुए कहता है, आई लव यू बेबी डॉल। क्या अंबिका पहले से सब कुछ जानती थी? अंबिका कौन सी चाल अपनाती है वेदांत को अपने जाल में फंसाने के लिए? क्या सिद्धांत घर आएगा? एपिसोड 193, वेदांत का डर। रियांश उसके चेहरे को हथेलियां में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें इस कदर चाहने लगा हूं कि जुबान से बताना मुश्किल है, बस इसे एहसास करना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूं। रियांश उसके होठों पर अपने होंठ रंग देता है, बड़ी ही शिद्दत से उसे चूमना लगता है। उसे इस तरह किस कर रहा था जैसे उसे बता रहा था कि मैं तुम्हें किस हद तक चाहता हूं। थोड़ी देर के बाद उसके होठों को छोड़ता है, उसके सर को अपने सर से जोड़ लेता है और जोर से सांस लेते हुए उसे देखते हुए कहता है, आई लव यू बेबी डॉल। थोड़ी देर के बाद दोनों हाथों में हाथ पकड़े नीचे चले आते हैं। उसे इस तरह खुश होकर आते देखकर अंजलि उसे छेड़ते हुए कहती है, अभी तो कोई नीचे आना भी नहीं चाह रहा था और अब इतना कहकर चुप हो जाती है। ये सुनते ही सारा शर्मा जाती है और रियांश का हाथ छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंबिका के गले से लग जाती है। वेदांत रियांश के आगे हाथ बढ़ाकर कहता है, तो छोटे बरखुरदार कैसे लगी हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी? रियांश सारा को एक बार देखता है और मुस्कुरा देता है। उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर रियांश के माँ बाप आगे बढ़कर कमला और अशोक से कहते हैं, मुझे ये रिश्ता पसंद है। रियांश के पापा अंबिका के सामने आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके घर से रिश्ता जोड़ने का हक आपने हमें दिया है। उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर अंबिका कहती है, आप हमारे घर के परिवार हैं और आप हमसे बड़े हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप हमारे सामने हाथ जोड़े, और अपने हाथों के इशारे से उसे बैठने को कहती है। आकाश अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में धीरे से कहता है, तो तुम्हें भी पता था कि सारा दी? अंजलि आकाश की आंखों में एक बार देखती है और फिर अपनी आंखें झुकाकर शर्माते हुए सर को हाँ में जोर से हिला देती है। आकाश फिर उसे कहता है, तो आप हमें ये बात कब बताने वाली थी? अंजलि उसके चेहरे को देखकर धीमे से मुस्कुरा देती है और अपने कान को पकड़कर बच्चों की तरह माफी मांगती है। अंबिका सभी को बैठने का इशारा करती है। आकाश अंजलि के साथ सोफे पर बैठ जाता है। घर के बाकी लोग भी सोफे पर बैठ जाते हैं। अंबिका कहती है, आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको सारी बात पता होना चाहिए। इतना कहकर वह वेदांत के हाथों को अपने हाथ में लेती है और प्यार से उसके हाथ को सहलाते हुए सभी से कहती है। अंबिका एक गहरी सांस छोड़ती है, उसके बाद कहती है, आप लोगों को सिद्धांत के बारे में कुछ बताना था। सिद्धांत का एक और भाई है जिसका नाम है वेदांत। बचपन में ही एक एक्सीडेंट की वजह से सिद्धांत का पूरा परिवार इस हादसे की वजह से नहीं रहा, लेकिन सिद्धांत को हाल ही में पता चला है कि उसका भाई वेदांत अब तक जिंदा है। सिद्धांत अपने भाई वेदांत को बहुत ही प्यार करता है, इतना कि अब तक उसने उसे पागलों की तरह हर जगह तलाश करती रहा। पता नहीं मेरे सिद्धांत की तलाश कब तक खत्म होगी। ये सुनकर वेदांत को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सचमुच में सिद्धांत ने इतना मिस किया है या फिर सिद्धांत की कोई चाल है। वेदांत के दिल में कहीं ना कहीं सिद्धांत के लिए नफरत थी। उसे ऐसा लगता है कि सिद्धांत उसे मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है, इसीलिए वेदांत उससे बहुत ही नफरत करता है, इस हद तक कि उसकी जान लेने के लिए भी वह तैयार है। ये सब बातें कह रही थी, तभी आयशा उठकर सिद्धांत के पास आती है और कहती है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना परेशान हो? वेदांत कुछ जवाब देता उससे पहले ही अंबिका अपनी मां को उसकी जगह से उठाकर प्यार से उसके अपने सीट पर बिठाते हुए कहती है, बस कुछ ही देर में इसका यह इंतजार भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही अंबिका ने ये कहा, वेदांत सवालिया नजरों से अंबिका को देखने लगता है, पर इस तरह देखकर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अंबिका के चेहरे को पढ़ पाना इतना आसान नहीं है। वह अपने चेहरे का एक्सप्रेशन छुपाने में बहुत ही उस्ताद है। तभी अंबिका आकाश को कुछ इशारे करती है, इशारे समझकर आकाश अपनी जगह से उठ जाता है।
आकाश उठकर सीढ़ियों से होते हुए एक कमरे के अंदर चला जाता है। सभी की नजरें उस कमरे की तरफ ही थी और अंबिका की नज़र वेदांत की तरफ थी। रियांश अपनी जगह से उठता है और अंबिका से कहता है, अगर इस मामले में आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें जरूर बताएगा। अंबिका अपने एक हाथ को सोफा पर टिका कर दूसरे टांग को टांग के ऊपर चढ़ा लेती है। रियांश की बातों को सुनकर अंबिका सिर्फ एक मुस्कुराहट पास कर देती है। रियांश के पापा अपनी जगह से उठकर रियांश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो रियांश? भला अंबिका मैडम को हमारी मदद की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है भले हमें उनकी मदद की जरूरत पड़े। अंबिका उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है और उसे हाथों से बैठने का इशारा करती है। तभी आकाश अपने कमरे से निकलकर नीचे सीढ़ियों से आने लगता है। एक बार फिर से सभी की नज़र आकाश पर ठहर जाता है। आकाश अपने हाथों में एक फाइल लेकर नीचे उतर रहा था। उसके हाथों में फाइल देखकर वेदांत को अब घबराहट होने लगा था। उसकी नज़र सिर्फ अब आकाश के हाथों में पकड़े फाइल पर था। वह जानना चाहता था कि उसे फाइल में आखिर ऐसा है क्या। आकाश वह फाइल लाकर रियांश की मॉम डैड के हाथों में रख देता है। ये देखकर वेदांत की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। उसे जानने की इतनी तलब बढ़ गई थी कि वह अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े इंसान की तरफ पड़ती है। सामने कुंदन और कुंदन के साथ कई बॉडीगार्ड खड़े थे। उन सब के बीच में एक इंसान खड़ा था जिसका ऑरा इस वक्त इतना खतरनाक था, जिसे देखकर वेदांत अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया था। वेदांत किसे देख लेता है? उस फाइल में ऐसा क्या है? क्या वेदांत का राज खुल जाएगा? क्या सिद्धांत अपने आप को बचा पाएगा? क्या सिद्धांत कभी घर आ पाएगा? एपिसोड 194। राधा कृष्ण को न पा सकी तो अधूरी कृष्णा भी रहे होंगे। उसके हाथों में फाइल देखकर वेदांत को अब घबराहट होने लगा था। उसकी नज़र सिर्फ अब आकाश के हाथों में पकड़े फाइल पर था। वह जानना चाहता था कि उस फाइल में आखिर ऐसा है क्या। आकाश वह फाइल लाकर रियांश की मॉम डैड के हाथों में रख देता है। ये देखकर वेदांत की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। उसे जानने की इतनी तलब बढ़ गई थी कि वह अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े इंसान की तरफ पड़ती है। सामने कुंदन और कुंदन के साथ कई बॉडीगार्ड खड़े थे। उन सब के बीच में एक इंसान खड़ा था जिसका ऑरा इस वक्त इतना खतरनाक था, जिसे देखकर वेदांत अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया था। वेदांत की हालत देखकर कुंदन, आकाश और अंबिका के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ जाता है। अंबिका सामने सोफे पर बैठकर आंखों के सामने चल रही रियलिटी मूवी का देख एंजॉय कर रही थी। उसके ही सारे रचाए हुए खेल थे, तो भला उससे डर कैसा? इसीलिए इत्मीनान से बैठकर सामने चल रहे वेदांत की चालसाजी को देख रही थी। वेदांत के चेहरे की घबराहट को देखकर आयशा, कमला, अंजलि, यहाँ तक कि रियांश और सारा की भी नज़र उस तरफ चली जाती है जहां वेदांत एक टक लगातार देखे जा रहा था। जब सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है तो सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने साक्षात कोई भूत देख लिया हो। अशोक तो एकदम बावला सा हो गया था। एक बार दरवाजे पर खड़ी शख्स को देखा तो दूसरी बार वेदांत को देखा। दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई 8वां अजूबा देख रहा हो। बैजनाथ जी लिफ्ट से बाहर निकलकर सबके चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हैं तो वह भी दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर देखकर उसके बाद उसकी नज़र अंबिका पर जाती है। अंबिका के चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर बैजनाथ जी के चेहरे पर कत्ल कर देने वाली मुस्कान आ जाती है। बैजनाथ को आते देखकर अंबिका उनके प्यार से हाथ को थामकर 1 सीटर सोफे पर बैठाती है। खुद उसके पास वाले 1 सीटर सोफे पर एक किंग की तरह विराजमान हो जाती है। वहां का माहौल कुछ देर वैसा ही था। सभी एक दूसरे को देखकर चौंक रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कौन किसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि सामने कोई आईना खड़ा हो, वेदांत इधर और दूसरी तरफ वेदांत का आईना। कहाँ किसी को पता था कि सिद्धांत का जुड़वा भाई वेदांत था। उसकी शक्ल हूबहू वेदांत से मिलती है। अंबिका की नज़र तो सिर्फ अपनी दिल का चैन, आंखों का सुकून और होठों की मुस्कुराहट सामने खड़े सिद्धांत को देख रही थी। अस्पताल में बेड पर लेटे करीबन 55-60 साल का इंसान उठकर बैठ जाता है और सामने खड़े 2 गार्ड्स जिसने अपने सर को झुकाए रखा था उससे कहता है, क्या तुम लोगों ने पता लगाया जो मैंने कहा था? गार्ड सर झुकाए जवाब देता है, जैसे आपने कहा था, सारी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली है। इतना कहकर एक फाइल उस इंसान की तरफ बढ़ा देता है। फाइल पढ़कर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है जिसे देखकर सामने गार्ड्स डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। फाइल देखकर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम्हारा क्या होगा? तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है ना? अब तुम्हारा जीना हराम करने वाला कोई तो आया है। अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो तुम्हें अब उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद राक्षसों की तरह हंसने लगता है। दरवाजे पर खड़ा कुंदन के साथ सिद्धांत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ते देखकर वेदांत की कदम अपने आप पीछे होने लगता है। उसे पीछे होता देखकर अंबिका अपनी जगह से उठती है और वेदांत के कंधों पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ?
ये तुम्हारा भाई वेदांत है, जिसे किसी ने कैद कर लिया था। ये सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और अपनी छोटी छोटी आंखों से अंबिका को देखने लगता है। अंबिका किसी को हाथ लगाए वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जेलसी उसकी आंखों में दिख रहा था। सिद्धांत की हालत देखकर अंबिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अभी समय हंसने का नहीं था। वेदांत को सामने सोफे पर बिठाकर उसे पानी का गिलास देते हुए कहती है, तुमने ही तो कहा था सिद्धांत तुम्हारा जुड़वा भाई है। देखो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा रही हूँ। तुम्हें खुश होने के बजाय तुम हो कि शॉक्ड हो। वेदांत पानी एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर देता है। खाली गिलास को अंबिका उसके हाथों से लेते हुए कहती है, क्या तुम अपने भाई से मिलना नहीं चाहोगे? वेदांत अभी क्या कहे क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह तो बेचारा फंसकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सिद्धांत चिल्लाकर कहता है, जान। अंबिका की तरफ देखकर कहता है। अंबिका सिद्धांत की बातों को इग्नोर कर वेदांत की तरफ देखकर सिद्धांत से कहती है, वेदांत अपने भाई सिद्धांत से तो मिलो, जो कब से तुम्हारी जगह लेकर मेरे पति बनने की कोशिश कर रहा है। शायद इसे ये पता नहीं है कि यह जिस क्लास का टीचर है मैं वहाँ का प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग हाकेबके से रह गए। अब जाकर सभी को समझ में आया है कि घर में रहने वाला इंसान सिद्धांत का बहरूपिया यानी कि उसका जुड़वा भाई वेदांत था, जो न जाने कब से उसके घर में सिद्धांत की जगह पर रह रहा था। उसकी बातें सुनकर वेदांत अंबिका की तरफ देखने लगता है। अंबिका वेदांत की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ऐसे मत देखो वेदांत, जिस दिन से तुम मेरे साथ हो उस दिन से मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता है। मेरी चुप रहने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मुझे मेरे पति सही सलामत है कीमत पर चाहिए था, वरना मैं कब का तुम्हारा ठिकाने लगा देती, ये तुम्हें पता तक न चलता। अंबिका वेदांत की आंखों में आंखें डालकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर कहती है, तुमने शेर की मांद में हाथ डालने की कोशिश की, मैं तो तुम्हें कब का कच्चा चबा जाती। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक साथी मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए कहती है, पर जब मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वेदांत ही वीआर हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया तुम जिसके गुनहगार हो, अगर वह तुम्हें सजा दे तो कैसा रहेगा। इतना कहकर सिद्धांत के पास जाती है और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगती है। उसके चेहरे पर अनगिनत चोटें थी, जिसे देखकर अंबिका की आंखें नम हो जाती है और बिना एक सेकंड समय गवाए उसकी सीने से लग जाती है। थोड़ी देर दोनों इसी तरह एक दूसरे को गले लगाए थे, क्योंकि सिद्धांत भी अंबिका के लिए कम नहीं तड़पा था। दोनों के दिलों की आग एक जैसी थी, दोनों की तड़प एक जैसी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे बरसों से दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा ही ना हो। दोनों की आंखों में बेचैनी, तड़प, बेसब्री, उद्विग्नता साफ साफ देखा जा रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत। कोई पागल ही होगा जिसे न दिखता होगा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखकर बैजनाथ जी अपनी जगह से उठकर कहते हैं, तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू अगर सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को न पा सके तो अधूरी कृष्णा भी रहे होंगे। जीवन जब सरल भगवान की नहीं थी तो हम मनुष्य की औकात ही क्या। बैजनाथ जी की बातें सुनकर सभी कोई निशब्द हो जाते हैं। क्या वेदांत अपना गुनाह कबूल कर लेगा? क्या सिद्धांत वेदांत को सजा देगा? अस्पताल में कौन राक्षस की तरह हंस रहा था? एपिसोड 195। सिद्धांत वेदांत दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे बरसों से दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा ही ना हो। दोनों की आंखों में बेचैनी, तड़प, बेसब्री, उद्विग्नता साफ साफ देखा जा रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत। कोई पागल ही होगा जिसे न दिखता होगा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखकर बैजनाथ जी अपनी जगह से उठकर कहते हैं, तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू अगर सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को न पा सके तो अधूरी कृष्णा भी रहे होंगे। जीवन जब सरल भगवान की नहीं थी तो हम मनुष्य की औकात ही क्या। बैजनाथ जी की बातें सुनकर सभी कोई निशब्द हो जाते हैं। सिद्धांत धीरे धीरे वेदांत की तरफ बढ़ जाता है। सिद्धांत की आंखों में गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, वही वेदांत की आंखों में नफरत की आग में जल रहा था। अपने लिए नफरत देखकर के सिद्धांत को वेदांत पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसे पीटने लगता है। वेदांत भी बदले में मौके का जवाब मुंह से देता है और वह भी सिद्धांत की पिटाई करने लगता है। दोनों के बीच में जमकर लड़ाई हो जाती है। कभी वेदांत सिद्धांत पर भारी पड़ता तो कभी सिद्धांत वेदांत पर। दोनों ही बराबर का टक्कर दे रहे थे। दोनों की लड़ाई देखकर के सभी लोग चौंक जाते हैं और दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों कहाँ किसी के सुनने वाले थे। दोनों इस तरह से लड़ रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। अंबिका का कॉल आ जाता है। अंबिका कॉल पिक करने हाल से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वह अंदर आती है, तभी दोनों एक दूसरे से लड़ाई ही कर रहे थे। सिद्धांत उसे मारते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
तुम्हें ढूंढने में आकाश पाताल जमीन मैंने एक कर दिया, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मैंने तुम्हें ढूंढा ना हो। वही वेदांत सिद्धांत को मारते हुए कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे इसलिए ताकि तुम मुझे मारकर ठिकाने लगा सको और मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सको। सिद्धांत वेदांत को मारते हुए फिर कहता है, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारी एक एक आवाज पर मैं पूरी चॉकलेट की दुकान लाकर तुम्हारे सामने रख देता था। मुझे भला इस प्रॉपर्टी में क्यों इंटरेस्ट होगा? वेदांत कहता है, तो आप मुझे मारना क्यों चाहते थे? क्यों आप मेरे जान लेना चाहते थे? क्यों आपने मुझे ढूंढा नहीं? क्यों आपने मेरा इलाज नहीं करवाया? सिद्धांत वेदांत का कॉलर पढ़कर कहता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। एरोप्लेन क्रैश होने के बाद मैं नदी के बहाव की दिशा में सारे पुलिस फोर्स को लगा दिया था, पर तुम कहीं मुझे मिले ही नहीं। वेदांत सिद्धांत का कॉलर पकड़कर कहता है, तो अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी बेचकर सिर्फ वह हवेली क्यों रखा है? उस हवेली को अपने एक होटल में कन्वर्ट क्यों कर दिया? वह हम लोगों का प्यारा सा आशियाना घर था, आपने उसे ऐसा क्यों किया? वेदांत की बातें सुनकर सिद्धांत इमोशनल हो जाता है। इमोशनल में बहकर कहता है, मेरे पास कोई नहीं था, मैं क्या करता? मुझे जो उस समय सही लगा बस मैंने वही किया। मेरी उम्र ही कितनी थी, क्या मैं उस वक्त किसी भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम था? सिद्धांत वेदांत को छोड़कर सामने सोफे पर बैठकर कहता है, तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैंने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। पापा का एक लौटा सहारा बिजनेस था, उसके जाने के बाद तो हमारे बिजनेस भी बंद हो गए। तुम जानते हो हम लोग उस वक्त कितने छोटे थे, मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरे करने थे। इसीलिए मैं दाई माँ को कहकर एक अच्छे सैनिक स्कूल में भर्ती हुआ और मैं अपने लक्ष्य पर लग गया। बाद में पता चला वह प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, उसे प्लेन को क्रैश किया गया था। ये सुनकर वेदांत चौंक जाता, चौंकते हुए कहता है, किसने किया था? तुम जानकर क्या करोगे, तुम्हें तो बस में ही गलत लगता हूँ। अंबिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, जब वह मैसेज बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। मोबाइल को पॉकेट में रखकर वेदांत की तरह बढ़ जाती है और एक जोरदार तमाचा लगा देती है, जिससे वेदांत नीचे जमीन पर गिर जाता है। अपनी गाल पर हाथ रखकर वेदांत कहता है, अब तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया? तुम्हारी घटिया सोच, गलत इरादे और गलतफहमी के चक्कर में। अंबिका आगे कुछ कहती उससे पहले अंबिका के पीछे डॉक्टर की टीम खड़ी हो गई थी। अंबिका कुंदन से कहती है, दोनों को अच्छे से चेकअप करवाओ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चेकअप करके चले जाते हैं। रियांश भी अपने फैमिली के साथ चला जाता है। अंबिका अपनी स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी। आकाश जब कमरे में आता है तब अंबिका की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। अंदर जाकर अपनी बहन के पास आकर खड़ा हो जाता और कहता है, दी क्या हुआ है? अचानक से अंबिका के हाथ कीबोर्ड पर रुक जाते हैं और लैपटॉप पर देखकर कहती है, रात काफी हो गया है गुड्डू, कल बात करते हैं। आकाश बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है। अंबिका कमरे से बाहर निकलती है तो कुंदन सर झुकाए खड़ा रहता है। उसे सामने देखकर अंबिका कहती है, सारे सिक्योरिटी चेक करके आराम करो, तुम्हें भी आराम की बहुत जरूरत है, कल बात करते हैं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धांत कैजुअल सर्दी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन के बालकोनी में खड़ा था। ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था और किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंबिका जब कमरे में आती है तो बालकनी में सिद्धांत को खड़ा देखकर अपने आप उसकी कदम सिद्धांत की तरफ बढ़ने लगता है। सिद्धांत को पीछे से हक कर लेती है। इस एहसास से सिद्धांत की आंखें भी बंद हो जाती है और उसके हाथ पर अपने हाथ रख देता है। सिद्धांत उसके हाथों को पकड़कर खुद से अलग कर धक्का दे देते हैं। क्या अंबिका के सामने सिद्धांत है या वेदांत? सिद्धांत है तो अंबिका को धक्का क्यों देत है? अंबिका के सामने अब कौन सी नई मुसीबत आ गई है? एपिसोड 196। सबसे अनोखा पन्ना हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। सिद्धांत कैजुअल सर्दी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन के बालकोनी में खड़ा था। ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था और किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंबिका जब कमरे में आती है तो बालकनी में सिद्धांत को खड़ा देखकर अपने आप उसकी कदम सिद्धांत की तरफ बढ़ने लगता है। सिद्धांत को पीछे से हक कर लेती है। इस एहसास से सिद्धांत की आंखें भी बंद हो जाती है और उसके हाथ पर अपने हाथ रख देता है। सिद्धांत उसके हाथों को पकड़कर खुद से अलग कर धक्का दे देते हैं। उसको इस तरह धक्का देने से अंबिका को गुस्सा होने की बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सिद्धांत उसे धक्का देने के बाद अपने दोनों हाथ को फोल्डकर बालकोनी की बाहर देखने लगता है। अंबिका की तरफ एक बार भी नजरें उठाकर देखा तक नहीं था। अंबिका उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसके गाल में धीरे से किस करके कहती है, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे नाराज हो? सिद्धांत अपनी गर्दन से उसकी बाहें छुड़ाकर उससे दूर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। सामने कॉफी टेबल पर रख मैगजीन को उठाकर उसे देखने लगता है। उसे इस तरह गुस्से में देखकर अंबिका अपने कमर पर हाथ रखकर मन में कहती है, अब मुझसे दूर रहकर दिखाओ। इतना कहकर वॉशरूम में चली जाती है। सिद्धार्थ उसे बाथरूम में जाते हुए देखकर मन में कहता है, नाराज हूं, मनाने की बजाय मुझसे दूर चली गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। आकाश जब अपने कमरे में गया तब अंजलि लैपटॉप पर कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही थी।
वो लैपटॉप में इतनी मग्न होकर काम कर रही थी कि और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे देखकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धीरे से उसके गालों पर किस करके कहता है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, कुछ ध्यान अपने पति पर भी दे दो। अपनी वाइफ को प्यार करना चाह रहा है। अंजलि लैपटॉप बंद करके तुरंत ही आकाश के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ? कुछ चाहिए? क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? जिस अंदाज में आकाश अंजलि से कहा था, अंजलि भी उसी अंदाज में उसे जवाब देती है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखने के बाद जोर जोर से मुस्कुराने लगते हैं। अंजलि आकाश के सीने से जाकर लगकर कहती है, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? आकाश उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, अंबिका दी के लिए। पता नहीं क्यों, मैं बचपन से ही देख रहा हूँ अंबिका दी की जिंदगी में खुशियाँ आने से पहले ही भाग जाती है। क्यों मेरी दीदी को खुशियाँ नसीब नहीं होती है? क्यों आए दिन उसे हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है? क्यों उन्हें एक दिन भी खुशी के साथ जीने का मौका नहीं मिलता? अंजलि उसके सीने से दूर होकर उसके चेहरे को अपने हथेलियों में थाम कर उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है, रखकर उसे शिद्दत से चूमने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों में देखकर कहती है, अंबिका दी के अंदर काबिलियत ही ऐसी है कि खुशियाँ बच कर जाएगी कहाँ, उनकी झोली में ही जाकर गिरेगी। और अब तो सिद्धांत जीजू भी आ गए हैं, फिर किस बात की उनको तकलीफ? अब तो उनकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इतनी खुशियाँ उनकी जिंदगी में आएगी कि उसने दोनों हाथ फैला करके स्वागत करेगी। अंजलि इतनी कॉन्फिडेंट और खुश होकर कह रही थी कि आकाश के चेहरे की खुशी दुगनी हो जाती है। अपनी नाक से उसकी नाक रगड़ते हुए एक ही झटके में उसे बाहों में उठा लेता है। प्यार से उसकी आंखों में देख करके कहता है, क्या बात है, मेरी खूबसूरत बीवी इतनी समझदार हो गई है। अंजलि भी अपनी बाहें उसकी गर्दन में डालकर कहती है, अगर जिंदगी एक खूबसूरत किताब है तो तुम मेरी किताब का सबसे अनोखा पन्ना हो, जिसे मैं कभी भी पलटना नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर उसकी गाल पर एक छोटी सी किस कर लेती है। धीरे से उसे बिस्तर पर लेटाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, इतनी सा से मेरा क्या होने वाला है? उसके होठों को अपनी होठ की गिरफ्त में ले लेता है और उसकी होठों की रस पीने लगता है। कुंदन जब अपने कमरे में आता है तो कमरे का रंग रूप ही बदला हुआ था। अमृता खूबसूरत सा लाल साड़ी पहनकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर कुंदन को आंखों से इशारा कर अपने पास बुलाती है। अंबिका अमृता को पहले ही बता चुकी थी कि कुंदन को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि वह अभी भी पूरी ठीक नहीं हो पाया था। कुंदन के चेहरे पर जितनी थकावट थी, अपनी पत्नी का खूबसूरत खिलता हुआ चेहरा देखकर गायब हो जाता है। वह भी खुश हो जाता है और प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, जैसे एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। कुंदन अपनी बीवी को गोद में उठाकर धीरे से उसे बैक पर लेटा देता है और उसके पेट पर हाथ घुमाते हुए उसके पेट पर किस कर लेता है। कुंदन अपने सीने पर अमृता के सर को रखकर प्यार से उसके बाल को सहलाते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या मेरा बेबी तुम्हें परेशान तो नहीं करता? अमृता उसके सीने पर सर रखकर प्यार से उसके कमर पर हाथ डालकर कहती है, आपका बेबी तो परेशान नहीं करता, पर मेरे बच्चे के पापा मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है। ऐसा नहीं है पगली, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हें अपने पलकों पर रखना चाहता हूँ, पर अपने फर्ज से भी मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खुलता है, कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। अंबिका के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है। जैसे ही लाइट अंबिका पर पड़ती है कि सिद्धांत की नज़र अंबिका पर जाती है, उसे देखते ही वह उसी को देखते रह जाता है। सिद्धांत अपनी पालके तक झपकना भूल जाता है, उसकी खूबसूरती में खो जाता है, क्योंकि अंबिका एक वाइट कलर की पतली सी सिप्पोन साड़ी पहनी थी, रेड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ, जिसमें वह खूबसूरत अप्सरा लग रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप का टच की हुई थी, मांग में सिंदूर भर रखी थी, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक थी जो उसकी खूबसूरती को और भी कातिलाना बना रहा था। साड़ी पहनकर वह बला की खूबसूरत लग रही थी और अपनी अदाओं से सिद्धांत को घायल कर रही थी। कभी साड़ी के पल्लू को ठीक करती तो कभी अपने जुल्फों को पीछे धकेलती। उसे देखकर सिद्धांत अपने मन में कहता है, क्या ये लड़की मेरा कत्ल करने वाली है? अगर इस तरह से मेरे पास आएगी तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगा? अपने सर को झटक कर अपनी जगह से उठ जाता है और लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइट का कंट्रोल अंबिका के हाथों में था। जब कमरे की लाइट नहीं जलता है तो सिद्धांत पलटकर गुस्से में अंबिका को देखता है। अंबिका अपने हाथों में पकड़े रिमोट को उसे दिखाती है। सिद्धांत को और भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह कमरे का दरवाजा खोल बाहर जाने लगता है, लेकिन वह भी उसकी किस्मत में नहीं था। आइए आगे देखते हैं होता क्या है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अंबिका सिद्धांत को मना पाएगी? क्या अंबिका की खूबसूरती का जाल में सिद्धांत फंस जाएगा? कौन सी मुसीबत अंबिका का राह देख रहा है? एपिसोड 197। कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना। उसे देखकर सिद्धांत अपने मन में कहता है, क्या ये लड़की मेरा कत्ल करने वाली है? अगर इस तरह से मेरे पास आएगी तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगा? अपने सर को झटक कर अपनी जगह से उठ जाता है और लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइट का कंट्रोल अंबिका के हाथों में था।
जब कमरे की लाइट नहीं जलती है तो सिद्धांत पलटकर गुस्से में अंबिका को देखता है। अंबिका अपने हाथों में पकड़े रिमोट को उसे दिखाती है। सिद्धांत को और भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह कमरे का दरवाजा खोल बाहर जाने लगता है, लेकिन वह भी उसकी किस्मत में नहीं था। दरवाजा न खोलने के कारण सिद्धांत का चेहरा एकदम मायूस सा हो जाता है, जो इस वक्त किसी बच्चों की तरह लग रहा था जिसे कमरे से तो भागना था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। उसे इस तरह मायूस देखकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हो जो कामयाब नहीं हो पाएगा। कहते हुए उसके पास चली जाती है और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर प्यार से उसके चेहरे को देखकर कहती है, इतनी खूबसूरत बीवी जब पास में हो तो कौन कम वक्त बाहर जाना चाहता है, लेकिन तुम हो कि मुझे देख ही नहीं रहे हो। ये कहते हुए उसकी हॉट सिद्धांत के चेहरे पर चलने लगे थे, जिससे सिद्धांत की दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगी थी। उसकी दिल की धड़कन की आवाज़ अंबिका को आराम से सुनाई दे रहा था। वह यही तो चाह रही थी कि सिद्धांत उसे टूटकर प्यार करे। उसके गले लग धीरे से उसके कान में सेडिक्टिव आवाज में कहती है, आई लव यू सिद्धांत, आई मिस यू। फिर भी सिद्धांत कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, इसलिए धीरे से उसे छोड़कर अपने कदम धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। पीछे जाते हुए उसे अपनी आंखों से बहुत कुछ इशारे में कहती है। इसे देखकर सिद्धांत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अपनी दोनों हाथ फैलाए सिद्धांत की तरफ इशारे करके कहती है, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना। कहते कहते वह अपने कदम धीरे धीरे पीछे करने लगती है कि अचानक से वह सोफे से टकरा जाती है और गिरने लगती है। जैसे ही गिरने वाली होती है कि सिद्धांत दौड़कर उसकी कमर को पकड़कर थाम लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। खींचकर उसे गले से लगा लेता है। अंबिका जोर जोर से सांस ले रही थी, सिद्धांत महसूस कर सकता था। उसे अपनी बाहों में और कस देता है और धीरे से उसके कानों में कहता है, मेरा आया हुआ कितना समय हो गया, तुम अब तक कहाँ थी। शिकायत भरी लहजे में कहता है। अंबिका धीरे से उसे दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर सिद्धांत के चेहरे के हर हिस्से को धीरे धीरे छूने लगती है और कहती है, सारी शिकायतें तुम्हारी दूर कर दूंगी, फिलहाल मुझे मेरे प्यार को महसूस करने दो। बहुत दिनों के बाद मेरी आंखों के सामने आया है, पहले मैं इस जी भर के देख तो लूं। कुछ तेरी शिकायतें हैं, कुछ मेरी शिकायत है, कुछ तुम्हारे दिल में अरमान है, कुछ मेरे दिल के अरमान है। इतना कहकर अंबिका उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती है। सिद्धांत बेचारा क्या ही कर पाता, अपनी पत्नी को इतना प्यार जो करता वह भी उसके प्यार में बह जाता है। दोनों डिपली किस करने लगते हैं। करीब 25 मिनट किस करने के बाद सिद्धांत अंबिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और धीरे से खुद बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। उसके चेहरे को अपनी हथेलियां में भरकर चेहरे के हर हिस्से को किस करने लगता है। धीरे से उसके साड़ी के पल्लू को कंधे से नीचे कर उसकी गर्दन सीन कंधे को इतनी शिद्दत से किस कर रहा था कि अंबिका की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। वह जोर जोर से सांस लेने लगती है। अंबिका जब खुद को संभाल नहीं पाती है तो सिद्धांत को धक्का देकर बेड पर बैठ जाती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। सांस जब ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर सिद्धांत खुद को संभाल नहीं पाता है और धीरे से उसकी पीठ पर से बाल हटाकर आगे की तरफ कर देता है। अब अंबिका का गोरी पीठ सिद्धांत की आंखों के सामने था। धीरे से उसके पेट पर हाथ रखकर अपनी तरफ चिपका लेता है और उसकी पीठ को आस्ते आस्ते किस करने लगता है। उसकी छुअन, उसकी किस में कुछ ऐसी कसीस थी कि अंबिका खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह बहकते ही जा रही थी, अपनी बढ़ती हुई सांसों को संभालते हुए कहती है, आई कांट कंट्रोल सिद्धांत। सिद्धांत ये सुनकर झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, अभी तो मुझे तुम्हें और भी तड़पाना है। तुम्हें मेरे सामने उस इंसान को छूने की कोशिश कैसे की। सिद्धांत का तो रहा था गुस्से में, लेकिन अंबिका के लिए उसकी आंखों में बेशुमार प्यार था। इस वक्त सिद्धांत की आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार था, जिसे देखकर अंबिका एक प्यारी स्माइल पास करती है और कहती है, अगर मुझे तड़पाना तुम्हारे दिल को सुकून देता है तो मुझे चलेगा। ये सुनते ही सिद्धांत की आंखों में और भी सुरूर बढ़ जाता है और एक ही झटके में उसकी ब्लाउज खोल के नीचे जमीन पर फेंक देता है। सिद्धांत उसके सीने को अपने मुंह में भरकर उसे किस करने लगता है और एक हाथ से दूसरा उभार को मसलने लगता है। इससे अंबिका और भी बेकाबू हो जाती है। सिद्धांत को धक्का मारकर उसके ऊपर आ जाती है, उसकी शर्ट को उतारकर जमीन में पर फेंक देती है और उसके बॉडी के हर हिस्से को धीरे धीरे चूमने लगती है। सिद्धांत की सांस भारी होने लगती है। उसकी सांस भारी होते देखकर अंबिका उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहती है, अकेले में क्यों, तुम्हें भी तड़पना चाहिए, तड़प क्या होती है तुम्हें भी तो पता चले। तुम्हें अपनी आंखों के सामने न पाकर मैंने अपने दिन कैसे काटे हैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। इससे आगे कुछ कहती सिद्धार्थ उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। चेहरे के हर हिस्से को किस करते हुए कहता, तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर रहकर मेरा जीना आसान था। अंबिका झटके से उसे नीचे करती है और उसके ऊपर जाकर उसकी सीने पर बाइट कर लेती है और कहती है, तो फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगा दी मेरे पास आने में। अंबिका ने ऐसे कहा था कि सिद्धांत की आंखें नम हो गई थी और बिना समय गवाए उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। उसके होठों को चूमते हुए उसके हाथ अंबिका के बदन पर चल रहा था। एपिसोड 198, प्यार के एहसास के पल।
तुम्हें अपनी आंखों के सामने न पाकर मैंने अपने दिन कैसे काटे हैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। इससे आगे कुछ कहती सिद्धार्थ उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। चेहरे के हर हिस्से को किस करते हुए कहता, तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर रहकर मेरा जीना आसान था। अंबिका झटके से उसे नीचे करती है और उसके ऊपर जाकर उसकी सीने पर बाइट कर लेती है और कहती है, तो फिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगा दी मेरे पास आने में। अंबिका ने ऐसे कहा था कि सिद्धांत की आंखें नम हो गई थी और बिना समय गवाए उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। उसके होठों को चूमते हुए उसके हाथ अंबिका के बदन पर चल रहा था। पूरे कमरे में दोनों के कपड़े फैले हुए थे, दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। काफी दिनों के बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक आए थे। उस पर से रात का समय ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंडक में भी उनके बदन में आग लगी हुई थी। आग की ज्वाला कमने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। कुछ समय की नजाकत, कुछ पब्लिक की डिमांड और कुछ दोनों की बेपनाह मोहब्बत दोनों की दिलों की आग को एक दूसरे की प्यार ही ठंडा कर सकती थी। एक दूसरे को टूटकर प्यार करने में लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे, इतना कि दुनिया की कोई भी खबर ही नहीं थी। कुछ ऐसी ही आग आकाश और अंजलि के बीच भी लगी हुई थी। अंजलि के ऊपर आकाश लेटा हुआ था, उसके होठों के साथ साथ गर्दन कॉलर बंद कंधे का सफर तय करते हुए सीने तक पहुंच चुका था। आकाश अंजलि को इस तरह प्यार कर रहा था जैसे आज तक उसने कभी उसे प्यार ही ना किया हो। पहली बार अपनी प्यार को इतनी करीब से देखा हो। अंजलि भी आकाश की भरपूर साथ दे रही थी। आज पहली बार था जो अंजलि आकाश का साथ दे रही थी। उसका साथ पाकर आकाश और भी मदहोश होने लगता है। उसकी जिस्म के हर हिस्से को किसके साथ बाइट कर रहा था, अपने प्यार की निशानी उसके बदन पर छोड़ते जा रहा था। उसकी हर बाइट में अंजलि आहें भर रही थी। उसकी आहें सुनकर आकाश को और भी नशा चढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बिन पिए ही 100 बोतलों का नशा कर रखा हो। उसकी आंखें नशीली हो गई थी। दोनों प्यार की समुद्र में डूब गए थे, एक दूसरे के प्यार में बहक गए थे। मदहोश रात के कारण दोनों पर मदहोशी छा गई थी। थककर जब अंजलि चूर हो जाती है तो आकाश अंजलि को बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अंजलि तो आकाश से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। आज पहली बार अंजलि आकाश का साथ दी थी, जिसके कारण उसे खुद पर शर्म बहुत आ रही थी। वह अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है। ऐसा करने से आकाश खुद को रोक नहीं पाता है। मुस्कुराकर उसे अपनी तरफ खींचता है और प्यार से उसके गाल पर किस करता है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में अंजलि का चेहरा और भी गुलाबी लग रहा था। आकाश उसे छेड़ते हुए कहता है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो जताता हूं। तुम भी मुझसे प्यार करती है तो जताने के लिए शर्म क्यों आ रही है। कुछ न कहकर पलटकर उसके सीने में अपने सर को छुपा लेती है। उसे ऐसा करते देखकर आकाश उसे अपनी बाहों में कस लेता है, प्यार से उसके सर को चूम लेता है। धीरे धीरे दोनों नींद की आगोश में चला जाता है। सारा रियांश से मिलकर बहुत खुश थी, क्योंकि आज रियांश उसका हो गया। यह मोहर उसके परिवार वालों ने भी लगा दिया, जिसके कारण उसकी दिल की खुशी समाये न समा रही थी। वह फोन कर रियान से प्यार भरी बातें करते रहती है और बातें करते करते सो जाती है। कुंदन तो इतना थका हुआ था कि अमृता की बाहों में आकर उसे प्यार करते करते कब सो गया उसे खुद पता न चलता है। अमृता को जब एहसास होता है तो प्यार से उसके सर को चूम लेती है और उसके सीने पर सर रखकर वह भी सो जाती है। रात के अंधेरे में जो प्यार शुरू हुई थी, सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं में थककर दोनों चूर होकर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए सो जाते हैं। काफी दिनों से दोनों को नींद तक नहीं आई थी। एक दूसरे को बाहों में पाकर आराम से दोनों सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य का बेटा मेज की गिरफ्त से भाग चुका था। ये पता लगता ही शंकराचार्य फूला नहीं समा रहा था। उसे अपने पास लाने के लिए सारे फोर्स भेज चुका था। आज उसकी चांदी ही चांदी थी। वह भी अंबिका की पकड़ से छूट चुका था और अब उसका बेटा यशवंत भी उसके पास आ रहा था। यशवंत के भागने के कारण रमन शुक्ला को कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। काफी सुबह हो चुकी थी। धीरे धीरे सबकी आंखें खुलने लगती है। कुंदन उठकर सारे सिक्योरिटी को चेक करने लगता है। अंजलि आकाश के उठने से पहले ही उठकर तैयार होकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते पर जब सभी कोई आता है तो अंजलि के चेहरे का रंग गुलाबी हो गया था, क्योंकि वह सामने से आकाश को आते हुए देख लेती है। वह उससे नजर तक नहीं मिला पा रही थी, इसीलिए तैयार होकर जल्द ही कमरे से बाहर निकल जाती है। सारा जीन्स और व्हाइट टॉप पहन के नीचे आती है। आज रियांश के साथ आउटडोर का प्लानिंग की थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। वेदांत भी टेबल पर आकर बैठ चुका था। वेदांत वैसे दिल का बुरा नहीं था, वह सिर्फ अपने भाई सिद्धांत से गुस्सा था। उसकी गलतफहमी के कारण वह उससे नाराज था। उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी थी, लेकिन उसकी नाराजगी अभी भी दिल से दूर नहीं हुई थी। सिद्धांत की जब आंखें खुलती है तो पूरे कमरे को देखता है। पूरा कमरा खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, लेकिन बिस्तर पर अंबिका नहीं थी। यहाँ तक कि कमरे में भी वो उसे नहीं देख पा रहा था। जल्दी से तैयार होकर वह नीचे चला जाता है। सबको एक साथ डाइनिंग टेबल पर देख करके सिद्धांत का चेहरा खिल जाता है। कितने दिनों के बाद उसे ये देखने को मिला था। अपना परिवार तो बचपन में ही छूट गया था, लेकिन अंबिका के कारण उसे खूबसूरत परिवार मिला था, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो अंबिका उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। अंबिका जब कहीं नहीं दिखती है तो वह आयशा से पूछता है, बेस्टी क्या आपने अंबिका को देखा है।
अंबिका कहाँ है, घर में कोई नहीं जानता था इसीलिए आयशा अपना सरनामे हिला देती है। सिद्धांत कुंदन से पूछता है क्या तुमने अंबिका को कहीं देखा है। ये सवाल सुनकर कुंदन तुरंत अपने कंधे को उचकाकर बता देता है कि उसे भी नहीं पता है कि अंबिका है कहाँ। अंबिका कहाँ गई है, यशवंत को भगाने में किसका हाथ था, कौन है जो शंकराचार्य को बचाया था, अंबिका कहाँ है, सिद्धांत ये कैसे पता लगाएगा। एपिसोड 199 मेरी जान कहाँ है। डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो अंबिका उसे कहीं भी नजर नहीं आती है। अंबिका जब कहीं नहीं दिखती है तो वह आयशा से पूछता है, बेस्टी क्या आपने अंबिका को देखा है। अंबिका कहाँ है, घर में कोई नहीं जानता था इसीलिए आयशा अपना सरनामे हिला देती है। सिद्धांत कुंदन से पूछता है क्या तुमने अंबिका को कहीं देखा है। ये सवाल सुनकर कुंदन तुरंत अपने कंधे को उचकाकर बता देता है कि उसे भी नहीं पता है कि अंबिका है कहाँ। अब जाकर सिद्धांत के मन में डर बैठने लगा था, आखिर अंबिका है कहाँ। उसने तुरंत अपनी मोबाइल निकालकर अंबिका का नंबर डायल करने लगता है लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उसका फोन न लगने के कारण सिद्धांत का दिमाग खराब होता जा रहा था। वह मोबाइल अपनी जेब में डालने ही वाला था कि तुरंत उसके मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। मोबाइल पर फ्लैश नंबर देखकर अपनी जगह से उठकर थोड़ी दूर चला जाता है और कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से जो कहता है सिद्धांत की हाथ मुट्ठियों में कस जाती है और अपनी जगह से पलटकर वेदांत को अजीब नजरों से देखने लगता है। हाल में अभी सभी कोई मौजूद था जिसकी वजह से सिद्धांत खुद को कंट्रोल कर वेदांत को बाहर गार्डन में चलने को कहता है। उसे इस तरह गुस्से में देखकर आकाश, कुंदन और वेदांत सभी सिद्धांत के पीछे पीछे चल देता है। वेदांत, आकाश और कुंदन तीनों सिद्धांत के सामने खड़ा था। सिद्धांत गुस्से में इधर से उधर से इधर टहल रहा था। आकाश आगे बढ़कर कहता है, जीजू बात क्या हुई है बताओगे, अब आपको ऐसे देखकर मुझे चक्कर आने लग रहा है। उसकी बातों को सुनकर सिद्धांत वेदांत को बुराती नजरों से घूरते हुए देखकर कहता है कि इसकी गलती की वजह से क्या क्या कांड हो गया है तुम लोगों की कुछ भी पता है। इस वक्त अंबिका कहाँ है किसी को पता नहीं है। ये सुनते ही तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कुंदन अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर एक गार्ड को बुलाकर कहता है, कृष्णा मोहन को जल्द से जल्द बुलाओ। सर झुका के वह गार्ड कहता है, सर कृष्ण मोहन रात से ही गायब है, कहाँ है वह पता नहीं है। कुंदन उसे घूरते हुए कहता है, जब तुम जानते हो कि वह रात से ही गायब है तो तुम लोगों ने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया, किसका इंतजार कर रहे थे, सारे सिक्योरिटी फिर से चेक करो। वह गार्ड सर झुकाकर जल्दी से सारे सिक्योरिटी चेक करने सीसीटीवी फुटेज कमरे में चला जाता है और अच्छे से सब तरफ देखने लगता है। कुंदन जिज्ञासा भरी नजरों से सिद्धांत की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से ही सवाल करता है कि आखिर क्या क्या कांड हो चुका है। सिद्धांत कहता है, यशवंत भाग चुका है और इस वक्त कहाँ है किसी को पता नहीं है। शंकराचार्य हॉस्पिटल से गायब हो चुका है, वह भी कहाँ है किसी को पता नहीं है। रमन शुक्ला को कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। पीछे वाले गांव से करीबन 48 बच्चे भी गायब हैं जो कहाँ हैं अब तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला है और अब अंबिका का भी कुछ पता नहीं है। वेदांत आगे बढ़कर करता है, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं बस शंकराचार्य को इसलिए बचाया था ताकि अंबिका अपना समय वहां बर्बाद ना कर जल्द से जल्द मंदिर पहुंच जाए और मैं अपना काम कर सकूं। रही बात यशवंत की तो मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं पता लगाता हूं कि वह इस वक्त है कहाँ। आकाश, कुंदन, वेदांत, सिद्धांत सब अपने अपने सोर्सेस से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अंबिका कहाँ है। सबसे जरूरी यही काम था। थोड़ी देर के बाद गार्ड्स दौड़कर आकर कहता है, सर चलिए कुछ मिला है, आप लोगों को दिखाना है। सुबह के करीबन 3:30 बजे अंबिका अपने काले लिबास में और पीछे कृष्ण और मोहन भी काले लिबास में और कुछ गार्ड्स के साथ थे जो कपूर महल के पीछे के रास्ते से बाइक से निकल चुके थे। ये देखते ही तुरंत सिद्धांत ललन को फोन करता है। ललन फोन नहीं उठाता है। 3-4 बार सिद्धांत फोन को ट्राई करते रहता है लेकिन डर से ललन फोन नहीं उठाता है। अपनी स्पेशलिस्ट को फोन कर सिद्धांत एक नंबर भेजकर कहता है, इसकी लाइव लोकेशन मुझे 5 मिनट के अंदर सेंड करो। जैसे ही सिद्धांत के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि वह भी बाइक उठाकर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे सभी कोई कार से निकल जाती है। देखते ही देखते एक लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला सिद्धांत के पीछे पीछे चल देता है। सिद्धांत एक घने जंगल के बाहर रोड पर ही अपना बाइक रोककर फिर से ललन को कॉल करता है लेकिन ललन अभी भी फोन नहीं उठाता है। धीरे से सिद्धांत अपनी बाइक को रोककर एक दरवाजे के कांच पर नोक करता है। जैसे ही कांच नीचे होता है कि उसकी आंखों पर एक गुस्सा लगता है। कुछ देर के लिए उसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ भी दिखाई सुनाए और समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ इस वक्त हुआ क्या है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह जमीन पर पड़ा रहता है और ठीक उसके चारों तरफ गन लेकर कई गार्ड्स खड़े रहते हैं और उसके सीने पर घुटने रखकर उसके सर पर बंदूक तानकर सिद्धांत गन लोड करते हुए कहता है, तुम्हारे पास कुछ ही सेकंड है, साफ साफ बताओ अंबिका इस वक्त है कहाँ। उसके गन को अपने हाथों से पकड़कर सर पर ठीक से एडजस्ट करते हुए कहता है, अजीब जबरदस्ती है यार, कुछ ना बताओ तो तुम मुझे मार दोगे और कुछ बताओ तो हिटलर मार डालेगी। सिद्धांत उसे गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए कहता है, मेरी जान तेरे साथ क्या करेगी।
वह तो मुझे नहीं पता, पर इस वक्त तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो सच में तुझे जान से मार डालूंगा। मेरी पेशेंस लेवल चेक मत कर। उसकी नज़रों को देखकर सचमुच ऐसा लग रहा था कि इस वक्त सिद्धांत और ललन के बीच कोई आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी आंखों में अंबिका के लिए घबराहट, उतावलापन, चिंता, फिक्र साफ साफ देखा जा सकता था। आकाश सिद्धांत की आंखों में अंबिका के लिए इतना फिक्र, प्यार, उम्मीद देखकर धीरे से सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन सिद्धांत उतनी ही तेजी से उसके हाथों को अपने कंधे से झटक देता है और फिर से ललन के सर पर गन तानते हुए कहता है, मेरी जान कहाँ है? ललन सिद्धांत की आंखों में जुनून देख सकता था, लेकिन वह भी अपने बॉस के ऑर्डर के आगे मजबूर था। उसे कुछ न कहते देखकर सिद्धांत का पेशेंस लेवल जवाब दे चुका था। गन लौट करके शूट कर देता है। जैसे ही गोली चलती है कि सभी कोई आंखें फाड़ कर देखते रह जाता है। अंबिका बिना बताए कहाँ चली गई? अंबिका सचमुच में किसी मिशन पर गई है या फिर उसे कोई किडनैप कर लिया है? क्या सिद्धांत ने गोली चलाकर ललन को जान से मार डाला? ललन के मारे जाने पर अंबिका का पता सिद्धार्थ को कौन बताएगा? एपिसोड 200, मेरी जान इस वक्त है कहाँ? उसकी नज़रों को देखकर सचमुच ऐसा लग रहा था कि इस वक्त सिद्धांत और ललन के बीच कोई आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी आंखों में अंबिका के लिए घबराहट, चिंता, फिक्र, उतावलापन, मिलने की जुनियत साफ साफ देखा जा सकता था। सिद्धांत की आंखों में अंबिका के लिए इतना प्यार, उम्मीद देखकर धीरे से आकाश सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन सिद्धांत उतनी ही तेजी से उसके हाथों को अपने कंधे से हटा देता है और फिर से ललन के सर पर गन तानते हुए कहता है, मेरी जान कहाँ है? ललन सिद्धांत की आंखों में जुनून देख सकता था, लेकिन वह भी अपने बॉस के ऑर्डर के आगे मजबूर था। उसे कुछ न कहते देखकर सिद्धांत का पेशेंस लेवल जवाब दे चुका था। गन लौट करके शूट कर देता है। जैसे ही गोली चलती है कि सभी आंखें फाड़ कर देखते रह जाता है। सबकी हालत खराब हो जाती है कि अगर ललन मर गया तो अंबिका का पता कैसे चलेगा। लालन की सांसें चलना ही बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह अब इस दुनिया में ही नहीं है। सभी का दिमाग कुछ पल के लिए बंद हो गया था, क्योंकि अंबिका के पास जाने के लिए लालन एक जरिया था। तभी सिद्धांत चिल्लाते हुए कहता है, अगर तेरा ड्रामा करना हो गया हो तो जल्दी से बता, मेरी जान इस वक्त है कहाँ? ये सुनते ही सबकी सांसों में सांस आने लगता है। ललन झट से आंखें खोलकर अपने पूरे बदन को अपने हाथों से टटोलने लगता है। अपने सर को, गाल को, बॉडी के हर पार्ट को अच्छे से छूकर चेक करने लगता है, लेकिन वह धरती से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि सिद्धांत अभी भी उसके सीने पर घुटने रखकर गन ताने बैठा हुआ था। सिद्धांत को गोली उसके कान के ठीक नजदीक चलाया था, जिससे वह गोली उसे ना लगाकर धरती में चल गई थी। उसे ऐसा लगता है कि वह गोली उसे लग गई है। जब उसे तसल्ली हो जाता है कि उसे गोली नहीं लगी है, एक गहरी सांस छोड़ते हुए सिद्धांत को पहले खुद से धक्का देता है और फिर वो अच्छे से जमीन पर बैठ जाता है। पहले खुद को तसल्ली करवा लेता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, फिर उठकर गाड़ी के अंदर जाने लगता है। तभी आकाश उसे पकड़कर उसकी गर्दन को अपनी हाथों में कसते हुए गाड़ी से सटाकर चिल्लाते हुए कहता है, देखो ललन, मेरा पेशेंट लेवल खत्म हो चुका है, इसीलिए बिना समय बर्बाद किया बात की दी कहाँ है? ललन कहता है, वही तो तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, छोड़ेगा तब तो बताऊंगा। गाड़ी से एक टैबलेट और एक वॉच बाहर निकलता है। उस वॉच को सिद्धांत के हाथ में पहनाते हुए कहता है, अंबिका और अंबिका के साथ गए हुए गॉड्स में किसी के पास भी मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल को ट्रेस करना आसान है। इसीलिए अंबिका एक्सपेंसिव वॉच बनवाई है अपनी और कुछ गार्ड के लिए। इन लोग सभी रडा के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। जो भी घड़ी के रडा से बाहर हो जाएंगे उसका कनेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे इस वक्त आपकी घड़ी में रडा नहीं होगा, क्योंकि मैं अंबिका की घड़ी के रडा से दूर हूँ। अंबिका अपने गले में एक पेंडेंट पहनी है, उसमें लोकेशन है। टैबलेट आगे बढ़ाते हुए उसे देते हुए कहता है, इस वक्त अंबिका अपनी फौज के साथ जंगलों की दक्षिण दिशा में पहुंच चुकी है। तभी आकाश कहता है, इस जंगल की दक्षिण दिशा में तो घना जंगल है और जानवर भी खूंखार पाए जाते हैं। उस तरफ जाने का किसी को भी हिम्मत नहीं होती है। ललन अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, इस टैबलेट के जरिए अगर मैडम 7 किलोमीटर की आगे चली जाएगी तो टैबलेट काम करना बंद कर देगा। ललन फिर टैबलेट को देखकर कहता है, इस वक्त मैडम कम से कम 4 किलोमीटर जंगल क्रॉस कर चुकी है। अगर अभी गए तो मिल जाएंगे, वरना वह आप लोगों के लोकेशन से बहुत दूर चली जाएगी। इतना सुनने के बाद सिद्धांत अपनी गन को बैक साइड में रखता है और जंगल की तरफ देखते हुए कहता है, गई क्यों है? ललन अपना सर फिर से झुका लेता है। तभी वेदांत उसके मुंह पर मुक्का मरता है। ललन का सर दूसरी तरफ झुक जाता है। अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, वो यहाँ आ चुका है। आज रात उसकी बहुत बड़ी डील है। अब आप लोग जाए, वरना बॉस किसी के हाथ नहीं लगेगी। जैसे ही सिद्धांत, आकाश और वेदांत अपने गैंग के साथ निकलने ही वाला था कि कुंदन फुल स्पीड में गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। इतनी जोर की आवाज थी कि सभी आगे बढ़ते हुए अचानक से रुक जाते हैं और उस तरफ देखने लगता है। कुंदन के साथ कुछ बॉडीगार्ड थे और उसके हाथों में बहुत कुछ था। सभी के आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि कुंदन ने मसला बारूद, गोली, रिवाल्वर, बहुत सारे वेपन्स लेकर आया था।
सिद्धांत की गैंग्स और सिद्धांत आकाश वेदांत अपनी अपने हथियार उठाकर लोकेशन के जरिए अंबिका का पीछा करने लगता है। कुंदन के साथ जितने भी गॉड्स आए थे, सिद्धांत के साथ ही उसे भेज देता है। कुंदन अकेला घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही कुंदन घर आता है कि उसके ऊपर सवालों की बौछार हो जाती है, क्योंकि सारे घरवालों को पता चल चुका था कि अंबिका किसी मिशन पर बिना बताए चली गई है। किसी को पता हो ना हो, बैजनाथ के गुप्तचर ने बैजनाथ को सब कुछ बता दिया था। पर कहते हैं ना, खतरों से खेलने वाले को कभी कभी खुद भी खतरों से सामना करना पड़ता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया ऐसी है कि हर वक्त, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, यहाँ तक कि हर सेकंड जान पर खतरा बना हुआ रहता है। इसीलिए बैजनाथ अपने घर वालों के सामने कुछ नहीं कहता और अपने मुंह पर ताला लगा लेता है, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इस वक्त अंबिका को सेव करना ज्यादा जरूरी था। वैसे तो वह खुद एक फौज है, फिर भी अपनों के दिल में अपनों के लिए डर बैठ ही जाता है। कौन सी बहुत बड़ी डील होने वाली है? इस डील के पीछे किसका हाथ है? अंबिका किसे पकड़ने गई है? क्या सिद्धांत सही समय पर अंबिका के पास पहुंच पाएगा या फिर अंबिका को हमेशा के लिए खो देगा?